ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अगर हमारे पास मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें हमने चार्ज को रख करके देख लिया था कि चार्ज पे कितना फोर्स लगता है। अलग अलग कंडीशन देखा हमने कि 0 डिग्री पे जाता था तो कोई फोर्स नहीं। फॉर्मूला क्या था, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अगर रेस्ट पे रखा तो कोई फोर्स नहीं, पैरेलल जा रहा है तो भी कोई फोर्स नहीं, एंटी पैरेलल जा रहा है तो भी कोई फोर्स नहीं, 90 डिग्री पे सर्कुलर मोशन और 90 के अलावा करते थे तो हेलिकल मोशन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे यहाँ पे। मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का क्या मतलब है, इसमें चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। अगर अभी हमने देखा था लास्ट टॉपिक कि जब चार्जेस फ्लो हो रहे थे तो एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता था, क्यू वी क्रॉस बी। अब ऐसे बहुत सारे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो हर चार्ज पे फोर्स लगेगा, हर चार्ज पे फोर्स लगेगा। अगर हर चार्ज पे फोर्स लगेगा तो टोटल इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। हमें उसी कंडक्टर फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि इस कंडक्टर पे टोटल फोर्स कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या अप्रोच होगी, सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग लेंगे, उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस को निकालेंगे और फिर उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमें मिल जाएगा टोटल फोर्स ऑन दिस कंडक्टर। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन है, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, जिस प्लेन पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक वायर समझ लो कि ये करंट कैरिंग वायर है, ऐसे शेप का गया है और ऐसे सर्कुलर आर्क की तरह, परफेक्ट आर्क भी नहीं है। यहाँ पे आई करंट चल रहा है। ठीक, अब हमें इस पे क्या निकालना है, फोर्स। ठीक, तो हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया है स्मॉल, इस पे हम लोग डी एफ स्मॉल फोर्स निकालेंगे। तो ज़रा बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, चार्ज फोर्स का ये होता था ना, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक, तो इसमें क्या होगा, स्मॉल चार्ज डी क्यू, उसकी वेलोसिटी इनटू बी। बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल लिया, इस पे ये फोर्स ये होगा। निकाले कैसे, तो वो देखो इसमें आई करंट चल रहा है, तो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, ये पता है। तो यहाँ पे डी क्यू चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई डी टी। हमने चार्ज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ करंट निकाली। ठीक है, अब ये एल लेंथ का है, ये जो वायर है करंट कैरिंग वायर, ये एल लेंथ की वायर है। ठीक, तो ये छोटे से पार्टिकल डी एल लेंथ की बात है। ठीक, छोटा सा लेंथ लिया डी एल, तो इसमें चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का बेसिक डेफिनेशन बताओ क्या होगा। वेलोसिटी डी एल बाई डी टी लिख सकते हैं, वेयर एल क्या है यहाँ पे, लेंथ। और याद रखना लेंथ को हम लोग यहाँ पे कैसे कंसिडर कर रहे हैं, एज ए वेक्टर। ठीक, क्या में वेलोसिटी क्या होता था, डी एक्स बाई डी टी। एक्स को हम लोग क्या लेते थे, डिस्प्लेसमेंट, उसी को यहाँ पे बस एल से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमारी वेलोसिटी ये हो गई, डी क्यू ये हो गया। ठीक, तो चलो इन चीज़ों को मैं इसमें पुट करता हूँ टू फाइंड द फोर्स। डी एफ डी क्यू हमने निकाल लिया आई डी टी। ठीक, वी हमने क्या निकाला, डी एल बाई डी टी, डी एल बाई क्रॉस। ठीक, अब देखो ये डी टी और डी टी कैंसिल हो जाएंगे, तो डी एफ स्मॉल फोर्स क्या आ गया, आई डी एल क्रॉस। ठीक, ये छोटा डी एफ फोर्स आया इस छोटे से पार्ट, और ऐसे हमारे ये पूरा लेंथ है, इस पूरे को हम लोग इंटीग्रेट करना है, तो नेट फोर्स कितना आएगा, डी एफ को इंटीग्रेट कर दो, आई हर पार्ट के लिए सेम है, तो आई डी एल क्रॉस। ठीक है, ये है हमारा मेन फॉर्मूला, बुक्स में ये हम। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस। ठीक, अब जो बुक्स में फॉर्मूला दिया होता है वो कैसे दिया होता है, देखो वो डायरेक्ट इसका स्पेशल केसेस बना के दिया है।
ठीक, इफ बी एंड आई इज सेम फॉर ऑल लेंथ, हर लेंथ के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एफ नेट की वैल्यू थी आई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल अलग क्रॉस बी, बी को हमने इससे बाहर क्यों निकाल लिया इंटीग्रेशन से, क्योंकि हर पार्टिकल के लिए सेम है, तो हम लोग बी को क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट। ठीक, अब इफ अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल है, इसका क्या मतलब है, ये देखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। डी एल को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, ज़रा बताना इसमें। ये वाली लेंथ हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग करते हैं लेंथ इनिशियल फाइनल, क्योंकि लेंथ को हमने वेक्टर ट्रीट किया था। तो ये वाली जो लेंथ होगी ना एल आई एम, ये वाली लेंथ कैलकुलेट करेंगे। मान लो अगर मैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए दूसरा एग्जांपल लूँ, करंट कैरिंग वायर का फॉर्म ऐसा था, ठीक है, एल लेंथ था ये टोटल ऐसे, लेकिन जब हम ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे डी एल, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, क्योंकि ये एक वेक्टर, हम लोग लेंथ को वेक्टर के फॉर्म में डाल, तो ये वाली लेंथ यूज़ होगी कैलकुलेशन ऑफ फोर्स के लिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ अगर डी एल करें तो ये हो जाएगा आई एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी, ये एक वेक्टर है। ठीक, और अगर लेंथ और बी ये क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों का, उसमें अगर थीटा एंगल आता है बिटवीन लेंथ एंड बी के बीच में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एल बी साइन। ठीक है, तो मैक्सिमम जगह तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखने को और देखने को मिलेगा, दैट इज बी आई एल साइन थीटा। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज बिल साइन थीटा। बट ये कब कॉमन है, कब ये अप्लाई होने वाला है, जब डी सबके लिए सेम है, हर एक एल लेंथ को। और दूसरी बात, जब हम यूज़ करेंगे तो हम एल आई एफ इनिशियल फाइनल यानी कि वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो मेनली तुम्हें ये याद रखना है, व्हाट इज़ द फोर्स आई डी एल क्रॉस बी, और इसमें डी एल जो है वो क्या है, वेक्टर के फॉर्म में। अब मैं क्वेश्चंस बताऊँ कैसे करोगे, तो देखो, मान लो ये हमारा करंट कैरिंग, ये हमारा फील्ड है बी, और एक करंट कैरिंग वायर इस फॉर्म में मिला हुआ है। सर्कुलर सेमी सर्कल के फॉर्म में, यहाँ से आई करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और हमें इसका फोर्स निकालना है क्या होगा। तो कैसे करोगे फोर्स निकालने के लिए, आई, हमेशा फोर्स के लिए फॉर्मूला याद करते हैं, आई डी एल क्रॉस, ठीक है, आई डी एल करेंगे, बी हर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये, तो बी हर पार्टिकल के लिए सेम होगा, तो आई करंट यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एल करेंगे और बी बाहर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, जब हम इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल करेंगे तो ज़रा बताओ क्या आंसर आएगा, एल इनिशियल टू फाइनल, ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, ट्वाइस ऑफ आर, डायमीटर के बराबर। ये नहीं, ये पूरा ऐसे नहीं लिख देंगे, ये पूरा लेंथ हम लोग नहीं लिखेंगे, पूरा लेंथ कितना होगा इसका, पाई आर नहीं लिखना, हमें इसे वेक्टर के फॉर्म में ट्रीट करना है, इनिशियल टू फाइनल, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ आर, और इसके साथ बी साइन थीटा। तो 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन कैसे है, 90 डिग्री। देखो ये था मैग्नेटिक फील्ड और इस प्लेन में, तो ये ऑलवेज 90 डिग्री, तो ये 1 हो जाएगा। इसकी फॉर्मूला क्या आएगा, 2RIB साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, 2RIB। ठीक है, अब ये तो ऐसा था कि सर्कुलर के फॉर्म में भेज दे, तो
ज़्यादातर क्वेश्चन जो तुमसे पूछे जाएंगे वो लीनियर ही पूछा जाएगा। तो लीनियर में जो लेंथ होगा वही लेंथ इनिशियल फाइनल है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, ये कंडक्टर है तुम्हारा, ठीक है, तो इसका लेंथ भी वही है और इनिशियल फाइनल लेंथ भी वही है। जैसे अगर तुम्हें कंडीशन याद हो कि एक कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते थे, सेम कंडीशन यही। तो इसमें तो टोटल जब dl कर रहे होंगे तो उसकी वैल्यू l ही आएगी, लेकिन अगर वो कर्वेचर के फॉर्म में दे देगा तुम्हें ऐसे, तो फिर तुम्हें l इनिशियल फाइनल कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ आया ये पार्ट? क्या किया हमने, समझ आया? देखो, हमें करना क्या था, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने डेरिवेशन की, तुम्हें रिजल्ट्स ये वाले रिजल्ट याद रखना, डी एल क्रॉस बी, और जो मेनली तुमसे क्वेश्चंस आएंगे वो ये वाले। करंट कैरिंग वायर दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस किया, तो उस पर फोर्स बेल्स आएंगे। अब मान लो कोई क्लोज लूप दे दे, तो ये कोई क्लोज लूप दे दिया ऑफ रेडियस r, मैग्नेटिक फील्ड B। अब इस पे फोर्स निकालने के लिए पूछे तो फोर्स तुम्हें याद होना चाहिए क्या होता है, I इंटीग्रेशन ऑफ dl क्रॉस B। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो dl क्रॉस B ये बाहर आ जाएगा, और जब हम इंटीग्रेशन ऑफ dl कर रहे होंगे तो जहाँ से ये इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट भी इसी का यहीं पे, तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ dl की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, समझ लो डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट जो होता था वही, जहाँ से शुरू किया इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट वही है। तो अब भले ही इसमें कितना भी करंट चल रहा हो, इसका इंटीग्रेशन ऑफ dl ही 0 आ गया। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ dl ही 0 आ गया तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी फोर्स। ठीक है, तो इससे एक नोट का पॉइंट हमेशा याद रखना, जैसे हमने बायोट सेवर्ट लॉ में देखा था कि ये एक वायर है, इसके बिल्कुल सामने या फिर इस लाइन में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। तो ऐसे ही यहाँ से हम लोग नोट पॉइंट निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी क्लोज्ड लूप है, क्लोज लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उस पर जो फोर्स की वैल्यू होगी ऑलवेज 0, फोर्स इज ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर वो क्लोज लूप है तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl करेंगे तो ऑलवेज 0 आएगा। वो क्लोज लूप किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सर्कुलर हो। मैंने रेक्टेंगल दे दिया, ये भी एक क्लोज फॉर्म में है, तो इस पर नेट फोर्स 0। किसी भी आर्बिट्री शेप में ऐसे है, इसमें भी क्लोज शेप, नेट फोर्स ऑलवेज। ठीक है, कंडीशन क्या है, फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए और हमें यूनिफॉर्म ही पढ़ना है। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप करंट कैरिंग वायर है तो उस पर लगने वाला फोर्स इज ऑलवेज 0।
चलो एक क्वेश्चन करो इसकी। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग वायर कुछ ऐसे रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में आई, फिर इस डायरेक्शन में, ठीक। इस साइड वाली लेंथ है L1, इस साइड इस कंडक्टर का लेंथ है L2। फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस कंडक्टर। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमें नेट फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला मैं वापस लिख देता हूँ, इट्स IdL क्रॉस B। दिस इज L1 लेंथ, दिस इज L2 लेंथ, करंट I है। कैलकुलेट करो ज़रा, बताओ। ठीक है, DL की जगह क्या लिख लेंगे हम लोग, √L1² प्लस स्क्वायर इंटू B। ठीक है, समझ आया क्या हुआ? इस DL वाला पार्ट ही इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन, बाकी सब तो सेम ही है। और बाकी जो तुम्हारे स्कूल्स और नॉर्मल क्वेश्चन उसमें बस सिंपल फॉर्मूला लगाना है, BIL sin θ। मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा, लेंथ दिया होगा, बस तुम्हें एंगल देखना है किस किस के बीच में। अभी देखो DL और B के बीच में, मतलब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल डालना। सिंपल फॉर्मूले तो बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब हमें इसी का एप्लीकेशन पढ़ना है। तो अभी जो हमने सीखा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। मान लो हमारे पास दो वायर्स हैं, दिस इज वायर, फर्स्ट वायर, इसको इनफाइनाइट वायर की बात कर रहे हैं अभी हम, और इसमें I1 करंट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। ये हमारा दूसरा वायर है, सेकेंड वायर, इसमें I2 करंट मूव कर रहा है। तो ये दोनों भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक यही है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, अब ये कितना होगा, वैल्यू कितना होगा समझते। देखो ये जो वायर है I1 फर्स्ट लिया, ये ऊपर तरफ करंट जा रहा है, तो ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी शेप सर्कुलर फॉर्म में होती है, ये हम लोग जानते हैं। और इसकी वैल्यू होती है, ज़रा बताना। मान लो ये हमें R डिस्टेंस में, D डिस्टेंस है इसके बीच में, तो ज़रा बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की कितनी होगी इनफाइनाइट वायर की वजह से। ये तो आपको चाहिए था, करंट ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एट डिस्टेंस R। क्या होता है बताओ, कौन बताएगा? हिमानी। Sir, mu I upon divided by 2 pi A. 2 पाई A क्या है यहाँ पे? हाँ सही बताया, बताओ क्या होता है A जो है ना, जैसे कि मैंने यहाँ D बोला तो ये वो डिस्टेंस बता रहे होगा, तो यही होगा μ0I 2 पाई D। ठीक, तो अब देखो एक वायर है, इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की यहाँ पे, जैसे इसको मैं दोबारा ड्रॉ करूँ, इस मैग्नेटिक फील्ड है इस, और इसी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे मैंने दूसरी वायर रख दी जो कि करंट कैरी कर रही है, जैसे कि वाली वायर मान लो, दैट इज I2, इसमें करंट कितना है इसका I।
यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड किस साइड में होगी, इनसाइड होगी, डायरेक्शन निकालना आता है हमें इन रूल से। इनसाइड की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें करंट वायर है। तो अभी हमने देखा था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर को रख लें तो इस पर एक फोर्स लगेगा, तो वो वाला फोर्स इस पर लगेगा। तो यानी कि ये जो I1 वाला मतलब फर्स्ट वायर था जिसमें I1 करंट था, वो सेकेंड वाले वायर पे एक फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा अभी हमने देखा, क्योंकि ये एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और उसी फील्ड में I2 करंट चल रहा है, करंट कैरिंग वायर है। तो करंट यानी कि फर्स्ट सेकेंड वायर पे फोर्स लगा रहा होगा। सेम कंडीशन सेकेंड वायर की वजह से होगी। सेकेंड वायर भी यहाँ पे एक फील्ड होगी ऐसे, जिसकी डायरेक्शन आउटसाइड बाहर आती हुई होगी, और यहाँ पे I1 करंट है। इस B2 फील्ड में I1 वाला एक कंडक्टर है, इस पे भी एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, IDL क्रॉस B। तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अब वो कैसा फोर्स होता है वो देखना है और वैल्यू कितनी है वो देखना है। ये समझ आया फोर्स लगाएंगे कैसे। पहले ने फील्ड प्रोड्यूस की जिसमें दूसरा वायर आ गया, तो पहला दूसरे पे फोर्स लगाएगा, और दूसरे ने फील्ड प्रोड्यूस की और उसमें पहला वायर आ गया तो वो भी उस पर फोर्स लगाएगा। अब इसी की वैल्यूज़ हमें देखनी है कौन कितना फोर्स लगा रहा है और डायरेक्शन। तो चलो मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। दिस इज I1 इनफाइनाइट वायर, वायर 1, दिस इज वायर 2, दिस इज वायर 2 कैरिंग करंट I2। ठीक है, अब हम फोर्स किधर लगेगा वो देखते हैं। वाला फील्ड है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारा इसकी फील्ड इस पॉइंट पे कहाँ होगी जरा बताओ। सपोज दिस इज P पॉइंट, इस I1 की वजह से P पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बताओ जल्दी। इनसाइड, आउटसाइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड हम पढ़ चुके हैं। दिस इज DL, DL की डायरेक्शन यहाँ R ऐसा, तो DL क्रॉस R बताओ कहाँ जाएगा। DL क्रॉस R की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, राइट रूल लगाओ या फिर नॉर्मल हम रूल जो बोलते हैं वो बताओ कि अगर हमारा इनसाइड इनसाइड जाएगा सब। ठीक है, इनसाइड। तो देखो इसको मैं इसी कलर से करता हूँ ताकि कंफ्यूजन। पहले वाले वायर का P पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इसको मैं इनसाइड। ठीक है, और करंट जा रहा है I2 करंट की तरफ, जरा ध्यान से बताओ। दिस इज DL ऊपर की तरफ जा रहा है और B अंदर की तरफ। तो DL जरा बताओ क्या होगा, ये दोनों आपस में 90 डिग्री DL क्रॉस B निकालना है, फोर डायरेक्शन डिग्री DL और B, तो वही होगा DL क्रॉस B, DL वर्ड में और B अंदर की तरफ। जरा बताओ DL क्रॉस जाएगा, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। देखो ये 3D अगेन फिर से ये एक ही प्लेन में नहीं है, दो डिफरेंट प्लेन्स में है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ दिस इज DL, B बिल्कुल इसके इनसाइड जा रहा है ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है, तो DL क्रॉस B करके देखना, तो जो तुम्हें फोर्स की वैल्यू देखने को मिलेगी वो इस साइड देखिए। कैसे आया, I2 लिखेंगे क्योंकि हम लोग I2 पे करंट निकालते हैं। तो चलो देखो I2 इंटीग्रेशन ऑफ DL। अच्छा दूसरी बात एक बात बताओ, DL करोगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट लाइन में जब भी होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला कंडीशन याद है, सेम वही हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये L2 लेंथ का, ये दोनों का लेंथ इक्वल है क्योंकि इनफाइनाइट वायर का, तो दोनों का लेंथ हम लोग इक्वल लेकर चलेंगे। तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ DL करेंगे तो हमें L मिलेगा,
क्रॉस बी, बी की वैल्यू कौन सी लिखूं, बी टू। सेकेंड वाला जो फोर्स लग रहा है वो फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, ये बात पता है। और एंगल कह रहा है हम हाइट ही लिखेंगे, टोटल लेंथ है बी वन बाय का डेंसिटी बी टू आई का लिखो इसका मतलब आई टू क्या क्या है डिवाइड सम टू एक फाइल में लेंथ है। हेलो, क्लास ले रहे हैं? हाँ क्लास। स्क्रीन शो हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. पता नहीं क्या, चलो। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या कर रहे हैं? हाँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना था हमें। फोर्स पर यूनिट लेंथ ही हम लोग उसका निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू आती है म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई डी। ठीक है, तो ये है हमारा वैल्यू ऑफ फोर्स एफ ऑन टू ड्यू टू वन। और वहीं मैं एफ ऑन वन ड्यू टू टू निकालूंगा, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं वहीं में बोलूँ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू पर यूनिट लेंथ, सेम चीज़ें बिल्कुल सेम, वही कैलकुलेशन, जहाँ पे आई वन था उसको आई टू डाल लो और आंसर हमें यही आना है। ठीक, तो ये होता है हमारा फोर्स दो पैरेलल वायर्स के बीच, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर हाँ, इसमें एक चीज़ और, अभी हमने डायरेक्शन निकालना देख लिया था, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट मूव जा रही है तो एक दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से, जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई डी होता है उनके बीच का डिस्टेंस। दो ही कंडीशन है, या तो सेम में जाएंगे या अपोजिट में जाएंगे। ठीक है, और ये अपोजिट ये एक दोनों को मतलब एक दूसरे को विद सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, और उनकी वैल्यू अभी भी सेम ही होती है 1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, समझ गए? ये डायरेक्शन कुछ नहीं है, ये डायरेक्शन निकाल के देख लेना, सेम मेथड से राइट हैंड स्क्रू दोनों एक दूसरे को
रिपेल करेंगे। तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। अब इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आसान से क्वेश्चंस आएंगे। वैल्यू I1 I2 D होगी, कभी डिस्टेंस पूछ लेगा, कभी वो करंट की वैल्यूज़ को पूछ लेगा। बस इस पे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अब कई बार क्वेश्चन जो है बोर्ड में 1 मार्क्स का, ये हर बार ही आता है। वो कुछ ऐसा है कि मान लो ये वायर है हमारा, इसमें I करंट चल रहा है और एक एक लूप उसके बगल में है A B। तो वो पूछता है कि ये जो वायर, मान लो ये करंट, पहले इस वायर में करंट, फर्स्ट वायर में करंट I चल रही थी और हमने एक लूप लाया और लूप में करंट इस्टेब्लिश कर दिया। तो ऑप्शंस दे देते हैं, ये लूप अट्रैक्ट होगा, दूसरा रिपेल होगा, नो अट्रैक्शन, ठीक है, और भी कुछ आ जाएगा, नन ऑफ दीज या C and D कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब इसकी वैल्यूज कई बार रोटेशन भी मान लो डिटेल्स है, और ये रेक्टेंगल की लेंथ है, ये A है और ये वाली। क्वेश्चन ये है और इसके क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है, तो ऑप्शन ये है कि ये लूप वायर की तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो देख के क्या लगता है? सर लूप में तो 9 से 0 हो जाएगी ना। लूप में क्या 0 हो जाएगी? सर 4 0 हो जाएगा। तो 4 0 हो जाती है। एक चीज़ मैंने बहुत अच्छा किया तुमने बोला, ध्यान से। मैंने क्या बोला था, लूप में फोर्स कब 0 होता है? अभी मैंने लिखा हुआ दिख रहा होगा तुम्हें, जब फील्ड कैसी हो पूरे लूप में, कैसी हो, यूनिफॉर्म। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे 0 नहीं हो सकती, क्यों नहीं 0 हो सकती? तो देखो, यहाँ से बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस वायर की वजह से होगा। तो इस वायर की वजह से एट P पॉइंट, मतलब AB पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ज़रा बताओ? क्या वो म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2। ये तो सिंपल, ये तो पता है ना। वही मैं B इस वाले पे बात करूँगा, इस वाले पॉइंट पे, मतलब CD जो काम है वहाँ पे बताओ फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई क्या होगा, प्लस D होगी। यस सर। नो, क्योंकि इससे यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो क्या ये दोनों फील्ड इक्वल है पूरे लूप के लिए? नहीं है। तो दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। इसीलिए इस पे नेट मतलब वैल्यू फोर्स की 0 नहीं हो सकती। समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पे कुछ और होगा, इस आर्म पे कुछ और होगा, इस आर्म पे कुछ और होगा, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है ना, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी। अब बताओ क्या होगा, अट्रैक्शन, रिपल्शन। अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये यूनिफॉर्म हो जाता तो नो अट्रैक्शन लिख देते। क्यों? क्योंकि लूप है तो 0 हो जाता। ठीक है, तो अगेन उस जो मैंने नोट का पॉइंट लिखवाया था उसमें फिर से अगर मॉडिफिकेशन कर लेना, क्लोज लूप बेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। ठीक है, जब भी हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप करेंगे तभी 0 होगा, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं होता। चलो
अब बताओ अट्रैक्शन होगा रिपल्सन होगा, ये बताओ। अब तो अब मैंने ये करके बता दिया, अब तो आधा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा दिमाग में। देखो क्या होगा, अगर इतना वैल्यू नहीं बताना चाहते हैं तो बताओ ए बी और ये जो वायर है, अच्छा ये जो वायर Yes. था यहाँ पे जो आई करंट कैरी कर रहा था, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट है? ये देख रहे हो ए, तो अभी हमने देखा सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो क्या होता है आपस में, क्या अट्रैक्शन ना, ठीक है। तो ये ए बी वायर इसके साथ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और अट्रैक्शन फोर्स कितनी तरह ऊपर लेंथ नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस है यहाँ से। अब इस बार ये वाले पार्टी और ये वाले पार्टी फिर फोर्स नहीं होगी यहाँ से इंटीग्रेट, मान लिया इस पे फोर्स है, किस पे आ जाएगा, करंट के डायरेक्शन दोनों में अपोजिट है तो इस पे आएगा, हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। निकाल भी सकते हो आई डी एल क्रॉस बी से, लेकिन एक 1 मार्क से क्वेश्चन को निकालने नहीं बैठनी, क्यों, क्योंकि इसमें दिख रहा है, उसको मैं दोबारा बना दूँ डायग्राम, ये दोनों ये वाला ये बिल्कुल मेडिकल है, करंट अपोजिट है, ठीक। एक और आ गई फॉर एग्जांपल इसका जगह उसका फोर्स कैंसिल। अब ये वाली अब से आप ये भी सी डी बार सी डी आपको अपोजिट डायरेक्शन में है, सी बी आर्म बाहर से अपोजिट करे तो वो रिटर्न होगा, इसकी वैल्यू नहीं होगी 1 डिवाइड 2 इस डिस्टेंस की मतलब लिखी तो प्लस ये हमारा फोर्स रिपल्स। अब क्या है ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, नॉट 1 आई से निकल गया 2 है डी और कितने बचा तेरा पल्स ग्रेटर है ऊपर वाला अट्रैक्शन ग्रेटर है। यस सर। Yes, sir. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो ये दोनों अट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है। और यही क्वेश्चन कई बार ऐसे अपोजिट पूछ देता है, करंट ऐसे चल रहा है, अब बताओ अब क्या होगा, ठीक है। अब कॉमन सेंस लगाओ, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स रिपल्सन ग्रेटर होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोड़ेगा और रिपेल जाएगा, समझ गए। यस कई बार लूप दे देते हैं तो ट्रैक रिपेल होगा, सर अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट क्यों होगा, इस वाले पार्ट को हम पार्ट बिल्कुल बोलते हैं और ये दोनों टेंशन अट्रैक्ट यही ऐसे था। अब बताओ अट्रैक्ट होगा रिपेल होगा, क्योंकि मैंने जब डायरेक्शन चेंज की तो करंट चेंज किया, ये दोनों अट्रैक्ट ही होंगे, समझ गए, फोर्स अट्रैक्शन। अब एक और छोटा सा टॉपिक है उसको मैं करा देता हूँ, सवाल लेवल पर, उसके बाद सोलेनॉइड और बड़ा चक्र में फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में उसका यूज है। इस पॉइंट तक देखो सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड को बाहर करो, ठीक है। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक बाहर करो, बाहर में डायपोल है, लेकिन डायपोल में यूज करने का सेगमेंट है पॉजिटिव डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती थी, टू पार्ट इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो ऐसे ही एक होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ऐसा होता है एम बोलते हैं को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आपस में कंडेंस्ड होगी, ज़्यादा पास होगी, उसको हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल होता है एम, ठीक है। अब ये बात इसकी सारी इसका पोल क्या होगा, ठीक है। एन आई क्या है, करंट है अब वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर पढ़ चुके फर्स्ट चैप्टर। ये तो हम एक आ भी नहीं करते, मतलब एक लूप पे मैंने बताया अगर सिखाएंगे तो ऐसे तुम लोग सकते हो क्लॉकवाइज, ऑपरेशन है इसे ऐसे लगा साउथ की तरफ, साउथ की तरफ, अगर एंटी क्लॉकवाइज चला, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जैसे क्लॉकवाइज नॉर्थ की तरफ, मतलब अभी हम देखा था एक लूप है तो ये भी एक किसी ये पर मैग्नेट की कैसे नेट, तो अगर हम एक तरफ से इस साइड से ले इधर दिखाएगा अगर वो दूसरी तरफ एक्सपो तो इस साइड में पता है कैसा है, तो इस मतलब जो हमारा लूप है उसका एक साइड नॉर्थ दिएगा, दूसरी साइड है साउथ, तो बीच में मैग्नेटिक मोमेंट होगी, हर मैग्नेट होता था पोल स्ट्रेंथ इनटू एस, क्या होगा करंट दिया वेक्टर, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन में क्या हुआ कि हर एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कैसे एक्ट करता है, एक मैग्नेट की तरफ, ठीक है, जिसका एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पार्ट की तरफ है, क्लॉकवाइज साउथ की तरफ बिहेव करेगा, और उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो किसके बराबर होती है, आई इंटू ए। आई क्या है, करंट जो इसमें हो रहा है, इंटू एरिया वेक्टर।
जैसे देखो इसमें बहुत एक लूप आई के सब आई के हम लोग फाइनली टोटल मोमेंट कितना हो जाए एन आई। ये याद रखना कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ठीक है, किस लिए, फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए, ठीक है। अब ये लूप कैरिंग स्मॉल मैग्नेट जिसका क्लॉकवाइज फेज क्या होगी और समझ गए। अब जरूरी नहीं कि वो सर्कुलर लूप होगा, इसका उस तरफ का नॉर्थ कितना हो गया सर्कुलर लूप है, रेडियस अगर इसका आर दिया रखा है समझ गए क्या किया अभी यस सर। कि हर करंट कैरिंग वायर एक स्मॉल मैग्नेट की तरफ है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA के बराबर है, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखना, इसका यूज करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर और एम मीटर। अभी तक यूज़ किया होगा, ये काम कैसे होता है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर आज के लिए इतना रखते हैं, Okay, बाकी sir. नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।